आपके अपने चैनल इकोनॉमिक्स गुरुजी में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था समझ से अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में भी हम आगे कुछ और क्वेश्चंस को समझेंगे। कुछ 2-4 मिनट में अपने इकोनॉमिक्स के नॉलेज को बढ़ाइए और चाहे कोई से भी क्लास हो, क्लास 12 बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आरबीएसई हो, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, या आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, या किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो यह वीडियो आपके बहुत हेल्पफुल होने वाला है और ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करें, शुरू करें। कारक आय किस प्रकार की अवधारणा है? आपके सामने क्वेश्चन है कि कारक आय को हम किस प्रकार की अवधारणा में हम शामिल करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे आय अवधारणा कहेंगे, या ऐसे प्राप्ति अवधारणा कहेंगे, या स्थानांतरण अवधारणा कहेंगे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आंसर हमें फिट देखने को मिलता है वो है आय अवधारणा। कारक उत्पादन के जो साधन हैं, श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यमवृत्ति, उनको जो आय के रूप में मिलता है उसे हम कारक आय कहते हैं। इसलिए यहाँ पर ये कारक आय जो है वो आय अवधारणा बनती है। प्राप्ति अवधारणा एक प्रकार की स्थानांतरण आय है, या फिर हम बोल सकते हैं स्थानांतरण आय और प्राप्ति अवधारणा दोनों एक ही प्रकार की है। इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन बी, सी और डी ये ऑप्शन नहीं है। हम यहाँ पर देखते हैं तो ऑप्शन ए जो है वो सही है कि कारक आय जो है वो आय की अवधारणा है। ध्यान रखिएगा कहीं भी किसी प्रकार से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो। अब ये ऐसा क्यों है, इसका स्पष्टीकरण आप देख सकते हैं। ये पूरा आपके सामने स्पष्टीकरण है कि कारक आय भूमि, श्रम, पूंजी जैसे उत्पादन के कारकों को सक्रिय रूप से प्रदान करने से अर्जित आय है। आय की अवधारणाएं आर्थिक गतिविधि के माध्यम से उत्पन्न आय पर ध्यान केंद्रित करती है, जो इससे सबसे सटीक उत्तर बनाती है। यह मैंने डिस्क्रिप्शन या स्पष्टीकरण इसलिए दिया है ताकि आप जान पाए कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है और वो क्यों है। ठीक है, तो आप इसको पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय में शामिल है, यानी किसे राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है? क्या स्थानांतरण आय को शामिल किया जाता है, या फिर मध्यवर्ती खपत, मध्यवर्ती व्यय जो होता है उसे शामिल करते हैं, या कारक आय को शामिल करते हैं? तो हम देख सकते हैं यहाँ पर स्थानांतरण आय जो है वो ट्रांसफर इनकम है, हम उसको नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते हैं। मध्यवर्ती खपत, मध्यवर्ती व्यय को, उपभोग को अगर हम राष्ट्रीय में शामिल करेंगे तो दोहरी करने की समस्या होगी। इसलिए हमारे सामने जो ऑप्शन सी है कारक आय, उसे ही हम राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। अभी हमने देखा था कारक आय श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यमवृत्ति को मिलने वाला ब्याज, लाभ, लगान और मजदूरी, ये सभी कारक आय कहलाते हैं और इसे ही हम राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा कोई चूक ना हो किसी भी एग्जाम में। और यह आपके सामने पूरा डिस्क्रिप्शन है, स्पष्टीकरण है। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानांतरण आय है? अब हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर स्थानांतरण आय कौन सी है। स्थानांतरण आय, क्या यहाँ पर किराया स्थानांतरण आय है? नहीं, यह कारक आय है। भूमि को जो किराया दिया जाता है वो कारक आय कहलाती है, भूमि उत्पादन का कारक है। मजदूरी श्रम को दी जाती है। भूमि खुद एक उत्पादन का साधन है। और छात्रवृत्ति जो भी स्कॉलरशिप होती है ना, वही यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो स्थानांतरण है। यानी जो स्कॉलरशिप है वो बिना किसी उत्पादन के मिलती है, बिना किसी उत्पादन के, बिना किसी योगदान के किसी व्यक्ति को कोई छात्रवृत्ति मिलती है तो उसे यहाँ पर स्थानांतरण आय कहते हैं। ठीक है, तो छात्रवृत्ति यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। ध्यान रहेगा ये क्वेश्चन इस प्रकार से है कि ताकि आपका नॉलेज जो है, बेसिक नॉलेज, वो अच्छे से अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप इजी वे से उसको कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानांतरण आय नहीं है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कौन सी स्थानांतरण आय नहीं है। छात्रवृत्ति स्थानांतरण आय है, अभी अपन ने देखा। वृद्धावस्था पेंशन, इसे भी हम स्थानांतरण आय कहते हैं। क्यों? क्योंकि वृद्धों को ओल्ड एज पेंशन जो मिलती है वो उन्हें बिना किसी योगदान के, बिना किसी उत्पादन के मिलती है, बिना किसी सहयोग योगदान के मिलती है। वह सरकार की तरफ से उन्हें एक सहायता है। वेतन और मजदूरी यह उत्पादन साधन को मिलने वाली आय है, जिसे हम कारक आय कहते हैं। और बच्चों को दी जाने वाली पॉकेट मनी, ये भी स्थानांतरण आय है। तो कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि छात्रवृत्ति स्थानांतरण आय है, वृद्धावस्था पेंशन स्थानांतरण आय है, और बच्चों को दी जाने वाली पॉकेट मनी जो हम दे रहे हैं वो एक पिता से बच्चों को दी जाती है, माता से बच्चों की तरफ दी जाती है, उसे भी हम यहाँ पर स्थानांतरण आय के रूप में शामिल करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सामने जो वेतन और मजदूरी है वो ऑप्शन यहाँ पर सही बैठता है। ठीक है, इसलिए हम देखते हैं कि उत्तर सी यहाँ पर सही है और इसका डिस्क्रिप्शन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्पष्टीकरण किस प्रकार का है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। स्थानांतरण आय किस प्रकार की अवधारणा है? अब वापस हम यहाँ पर स्थानांतरण आय को लेते हैं कि ये अवधारणा किस प्रकार की है। स्थानांतरण आय क्या आय की अवधारणा है? नहीं। कारक आय और उत्पादित साधनों को मिलने वाली आय को हम आय की अवधारणा कहते हैं। प्राप्ति अवधारणा है? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इसे प्राप्त होती है। वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त हुई, पॉकेट मनी प्राप्त हुई, छात्रवृत्ति प्राप्त हुई, स्कॉलरशिप प्राप्त हुई, तो इसे हम यहाँ पर प्राप्ति अवधारणा कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो हमारे लिए सही होगा
ऑप्शन ए नहीं होगा, क्योंकि उत्पादन साधनों को मिलने वाली अवधारणा है। भुगतान अवधारणा को हम पेमेंट करते हैं तो वो भुगतान में काउंट होगा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो स्थानांतरण आय जो है वो एक प्राप्ति अवधारणा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर स्थानांतरण आय और कारक आय के बीच में कुछ 2-4 क्वेश्चन बहुत से रोचक रूप से, इंटरेस्टिंग रूप से समझे हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करें, आगे वाले वीडियोस में और हम देखेंगे कि और कौन कौन से क्वेश्चन जो हो सकते हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही प्रकार के वीडियो आपको आगे भी मिलते रहे, आपका नॉलेज बढ़ता रहे। किसी भी क्लास से रिलेटेड है, किसी भी बोर्ड से रिलेटेड है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अगर आप लगता है काम का है, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी करें। और अगर वास्तव में मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार गुरुजी, बाय बाय।